This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद शुद्ध द्वितीया दिनांक 8 सप्टेंबर 2021 चरक मीमांसा 1 विगतविष्णु समूह शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्या श्रुतपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयादेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरसं वन्दे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परिच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारं धन्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। अस्मिन् व्याख्याने रसानां दोषाणां च यः उत्कर्षापकर्षकृतो विषमसमवायः पृथुरुच्यते स न युज्यते यतो विषमसमवायेऽपि उत्कृष्टस्य रसस्य तथा दोषस्य च उत्कृष्टा गुणा अपकृष्टस्य च अपकृष्टा गुणा भवन्ति इति कृत्वा अवयवप्रभावानुमानेनैव समुदायप्रभावानुमानं शक्यम्। तो ये व्याख्यान अगर स्वीकृत किया जाता है तो मेलक में रसानां दोषाणां च उत्कर्ष अपकर्षकृतो विषम समवायः पृथुरुच्यते। रस और दोषों का उत्कर्ष या अपकर्ष ज्यादा होना या कम होना, इसके जरिए जो विषम समवाय कहा गया है, अलग कहा गया है, स न युज्यते, वो बराबर नहीं है। इस प्रकार से यह तो विषम समवायेऽपि उत्कृष्टस्य रसस्य तथा दोषस्य च उत्कृष्टा गुणा, क्योंकि विषम समवाय में जो उत्कृष्ट रस है या उत्कृष्ट दोष है, उसके जो उत्कृष्ट गुण रहेंगे और अपकृष्टा गुणा भवन्ति, और जो कम है उसके कम गुण इस प्रकार के होंगे। इति कृत्वा अवयव प्रभावानुमानेनैव समुदाय प्रभावानुमानं शक्यते। तो इस तरीके से अवयव के प्रभाव के अनुमान के अनुसार समुदाय के प्रभाव के बारे में सोच सकते। अगर कोई दाल बनती है, सब्जी बनती है, उसमें अगर नमक ज्यादा डाला गया तो वो लवण प्रचुर इस प्रकार की बनेगी और उसके गुणधर्म दिखेंगे। कम डाला गया तो लवण का आयोग इस प्रकार का ही नहीं दिखाई देगा और फिर उसके गुणधर्म हीन मात्रा में इस प्रकार के दिखेंगे। तो अवयव के अनुमान के अनुसार ही, अवयव के प्रभाव के अनुमान के अनुसार ही समुदाय प्रभाव तत्व निश्चित कर रहे हैं। तो यहाँ विषम मेल का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं रहेगा। अथ उच्चेत विषम मेलके रसस्य दोषस्य च न तो एव गुणा उत्कृष्टा अपकृष्टा वा भवन्ति, किन्तु गुणान्तरमेव भवति।
हंत तर्हि विकृत एव अयम समवायः विसदृश कारणकारत्वात्। अगर ऐसा बोलते हैं कि विषम मेलके में रस और दोष के वही गुण उत्कृष्ट या अपकृष्ट नहीं होते हैं, किंतु वो बदल ही जाते हैं, गुणांतर हो जाता है उनका, इस प्रकार से। हंत तर्हि विकृत एव अयम समवायः विसदृश कारणत्वात्। तो विसदृश कारण होने के कारण ही विकृत समवाय इस प्रकार का ही कहा जाएगा, इस प्रकार से। तदेवं दूषण दर्शनात् अन्यथा व्याख्या है। तो इस प्रकार से दूषण होने के, तो इसमें दोनों विकल्प जो है कि प्रकृति समवाय है या विकृति विषम समवाय है, इसके बारे में अगर उत्कृष्ट दोष के या रस के उत्कृष्ट गुण मिलेंगे तो प्रकृति समवाय ही रहेगा। अपकृष्ट दोष या रस के अपकृष्ट गुण मिलेंगे तो भी प्रकृति समवाय ही होगा। लेकिन इस गुणांतर से, इससे अगर गुणांतर हो जाता है, चाहे संयोग हो, संस्कार हो, जो भी हो, इससे अगर गुणांतर हो जाता है तो समुदाय अलग ही बनेगा इस प्रकार से, तो उसको विकृति विषम समवाय ही कहेंगे। तो ये काफी मुश्किल मामला है कि क्या समझ ले विकृति विषम समवाय, किसको समझेंगे इस प्रकार से। तदेवं दूषण दर्शनात्, तो इस प्रकार से दूषण दिखने के कारण अन्यथा व्याख्या है, तो इसे दूसरे तरीके से व्याख्यान करते हैं। यद विविधो मेलको भवति रसानां दोषाणां च प्रकृति अनुगुणः प्रकृति अननुगुणश्च। रस और दोषों का दो प्रकार का मेल होता है, दो प्रकार से वो इकट्ठा आते हैं। एक प्रकृति अनुगुण, जो मूल स्वभाव है उसके घटक द्रव्यों का, अवयवों का, उसके अनुकूल अगर इस प्रकार का होगा, और प्रकृति अनुगुणश्च, और उसके विपरीत इस प्रकार का, ये अलग होगा, प्रकृति से मूल स्वभाव जो है उसका अलग इस प्रकार का हो जाएगा। तत्र मिलितानां प्राकृतिक गुण अनुपमर्देन मेलको भवति स प्रकृति समसमवाय शब्देन उच्यते। तो मिलित इस प्रकार के प्राकृत गुण अनुपमर्देन, मिलित रसों के या दोषों के बारे में, प्राकृत गुण अनुपमर्देन, प्राकृत गुणों का जहाँ उपमर्दन नहीं होता है, उनकी हानि नहीं होती है, वहां पे वो प्रकृति समसमवाय इस शब्द से कहा जाता है। यस्तु प्राकृत गुणोपमर्देन होती स विकृति विषम समवायः द्वितीय। और अगर प्राकृत गुण का उपमर्द हो जाता है, कुछ अलग ही हो जाता है, तो उसको विकृति विषम समवाय कहेंगे। विकृत्या हेतुभूतया विषमः प्रकृति अननुगुणः समवायः विकृति विषम समवाय इत्यर्थ। तो विकृति समवायः विषम समवायश्च, ये इस प्रकार के जो द्वंद्व बनाया था पहले समास, तो विषमः समवायः विषम समवायः, विकृत्या विषमः समवायः विकृति विषम समवाय, इस प्रकार से ये तृतीय तत्पुरुष कर दिया, विकृत्या विषम समवायः, समवाय विषम समवायः, इस प्रकार से। तो प्राकृत गुणोपमर्दन होने के कारण जो विकृत इस प्रकार का विषम समवाय होता है, विकृति के कारण विषम समवाय होता है, विकृति विषम समवाय कहा जाएगा। प्रकृति अननुगुणः समवायः विकृति विषम समवायः, अत्रैव विकृति विषम समवाय नानात्मकत्वादि हेतुत्रयम् यथा विवृतमेव योजनीयम्। और उसी में ये नानात्व, नानात्मकत्व वगैरह जो है, वो उसी में उस जोड़ लेना चाहिए। ये थोड़ा संदेह है यहाँ पे कि चकार का वहां पे प्रयोग है, विकृत विषम समवायतानां नानात्मकानां वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो वो चार अलग अलग बातें चरकाचार्य खुद बताते हैं। तो इन सभी का अवरोध या समावेश विकृति विषम समवाय में ही करना, ऐसे जो चक्रवर्ती पाणिदत्त की टीका है उससे सहमत होना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। ये तो विकृति विषम समवायो पृथगेव कुर्वन्ति विषम समवायस्य वैषम्य तारतम्येन अतिबहु प्रपंचित्वात् विषम अवयव गुणानुमान दुष्टकमिति कृत्वा। तो ये विकृति विषम समवाय ये अलग अलग करते हैं, विकृति समवाय और विषम समवाय। विषम समवाय से वैषम्य तारतम्येन अतिबहु प्रपंचित्वात्, विषम समवाय में वैषम्य तारतम्य से उसका बहुत ही कुछ बताना पड़ेगा इस प्रकार से।
विषम अवयव गुणानुमानम, और विषम अवयव गुण का अनुमान दुष्यकमिति कृत्वा, उसका दुष्यक है, करना संभव नहीं है। तथापि द्रव्य प्रभाव विकार प्रभावेण एव व्यपदेशम्, तो वो भी द्रव्य विकार प्रभाव से ही जानी, इस प्रकार से। तो वास्तव में ऐसा है कि प्रकृती समवायाचे आणि विकृती विषम समवायाचे यांचे उदाहरण सांगाल कसं? तो मैं उसकी तरफ आने ही वाला था। वास्तव में ऐसा है कि पानकों का निर्देश ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है। तो इसमें पानी बेस है, पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, और थोड़ा नींबू रस या दालिम रस या कुछ इस प्रकार के रहेंगे, जो थोड़े मीठे थोड़े खट्टे हो सकते हैं, और उसमें शक्कर और नमक भी डाला जाता है। अब इन तीनों का जो संयोग हुआ मधुरा अम्ल लवण, इस प्रकार से, और पानी बेस करके, तो ये प्रकृति समवाय के जरिए होने वाला संयोग, इस प्रकार से कहेंगे। उसमें ग्रीष्म ऋतु की ऋतुचर्या में जो बताया है, प्रत्यय श्लेष्मा तेन वायुष्टवत्, प्रतिदिन कफ का क्षय होता जाता रहता है और उसके जरिए वायु बढ़ता रहता है। अब ये तीनों रस वात का शमन करने वाले और कफ की वृद्धि करने वाले, इस प्रकार के, और साथ ही तृष्णा ज्यादा है तो पानी बेस है, तो तृष्णा का भी उपशमन करने वाले। तो ये प्रकृति समवाय का एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार का रहेगा कि जहां तीनों मिलकर वात शमन करना और कफ की वृद्धि करना ये कार्य करते हैं, जबकि परिस्थिति कफ का क्षय हो रहा है और वात बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति है, तो ये, और तृष्णा भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये प्रकृति समवाय से समवाय का उदाहरण बताया जाए। अब पंचामृत दशा संयोग, जिसमें दूध और दही इकट्ठा नहीं करना है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पे किया जाता है, और उसके साथ में घृत और मधु और शर्करा ये भी है, तो वैसे ये विरुद्ध संयोग कहा जाएगा। अगर ये बात होती है कि मध घृत और शर्करा के जरिए इसका जो विरुद्धार्थत्व है वो कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से, और इसलिए इससे हानि नहीं होती है, पुष्टि होती है, इस प्रकार से। और कुष्ठ जैसी बीमारियों में जहाँ विरुद्धान्न प्रधान हेतु है, वहां पे ये अंदर लेने के लिए या बाहर से लगाने के लिए काफी उपयुक्त होता है। विशेषतः माताजी कुष्ठ इस प्रकार का है, रूक्ष परुष कृष्णवर्णी वगैरह इस प्रकार का कुष्ठ है, तो ये पंचामृत ऊपर से लगाने से और भीतर लेने से फायदा इस प्रकार का। तो ये एक तरीके का विकृति विषम संवाद होगा, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार का है। और दूध और केला वगैरह इस प्रकार से खाने से जो कुष्ठ निर्माण हो रहा है, उसके लिए ये बेहतरीन सोल्यूशन इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें व्यवहार से कुछ उदाहरण इसके लिए ढूंढने जरूरी है, ताकि हम इसके बारे में भली भांति समझ सकेंगे। तो बात ये रहेगी कि किस प्रकार का समवाय प्रकृति समवाय है और किस प्रकार का समवाय विकृति विषम समवाय है, ये कैसे जाना, ये बड़ा अहम वाला मुद्दा इस प्रकार का है। तो न तो एवं खलु सर्वत्र नहि विकृति विषम समवेतानां नानात्मकानां परस्परेण च उपाहतानां अन्येषु विकल्पनैः विकल्पितानां अवयव प्रभावानुमानेनैव समुदाय प्रभाव तत्त्वं मध्ये साधुं शक्यम्।
कुष्ठामध्ये पंचामृत अनुपान म्हणून वापरावं का, सेपरेट पान देता है, दोनों कर सकते हैं, अनुपान के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और सेपरेटली भी दे सकते हैं। तो अनुपान के रूप में अगर प्रयोग करेंगे वो चलेगा। दूसरी बात ऐसी है कि घी डालने के लिए अगर बताया है, लेकिन हम यष्टि मधु गुरुत्व, महातिक्त का गुरुत्व ये भी उसमें डाल सकते हैं, उसके साथ में शहद, मधु वगैरह, शहद, ये सभी बातें डाल सकते हैं, ऐसा भी थोड़ा सा हो सकता है। तो ये थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बनेगा और उसके जरिए अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो नानात्मका नाम, अगर बहुत सारे तरीके से योगों को इकट्ठा किया जाता है, अब ये खाना खजाना वगैरह इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक दूसरे से जोड़ते रहते हैं। एक काफी एडवर्टाइज होती है कि अधिक से अधिकम फलम, इस प्रकार से। तो दूध अच्छा है, फल अच्छा है, दोनों इकट्ठा करके मिल्क शेक बना लिया, या शिकरण जैसे पदार्थ बने, या सीताफल रबड़ी वगैरह इस प्रकार की बात बनी। हाँ, तो लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दोनों इकट्ठा आने पर अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा नहीं होता है। विरुद्धमूलम पैसा स सर्वम फलम तथा, ये जो बात बताई गई है, तो उसके श्रमणार्थ स्नेहपान देतो तसं पंचामृत देता येईल का, हो सकेगा। आणि शीतपित्तामध्ये पंचामृत वापरता येईल का, ये भी हो सकेगा। तो इसमें दही के अभिसंधि गुण का प्रयोग हो सकता है, तो दो शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में आ जाएंगे। वैसे मैंने दही और मधु या नुमान शीतपित्त में काफी बार प्रयुक्त किया है, और उससे शाखागत पित्त कम हो जाता है, कोष्ठ में आ जाता है। कोष्ठ में शायद जलन वगैरह हो सकती है, लेकिन उसके साथ में अगर कामदगा, स्वर्ण सूक्ष्म पूर्वा आदि इस प्रकार की दवाइयां हो तो वहां उसका शमन इस प्रकार का हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मैं बात कर रहा था कि स्प्राउट्स ले लो और वो भी कच्चे इस प्रकार के, फिर उसमें दही डालो तो उससे प्रोटीन और बढ़ेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और शायद इससे बात बढ़ने वाला है, दही से बात कम होगा हमारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से। लेकिन उस स्प्राउट्स को पकाना है, ये भी बात हो सकती है, फिर उसमें बाकी चीजें डालनी है और फिर उसमें दही डालना है, ये भी बात बताते हैं। तो बड़े स्ट्रेंज कॉम्बिनेशंस किए जाते हैं आजकल के जो खाना खजाना वाले सीरियल्स में, और लोग ज्यादातर उसका प्रयोग नहीं करते रहते, एक आध बार करके छोड़ देते हैं, इतना ही है। लेकिन अगर इसकी आदत पड़ गई, अच्छा लग रहा है इस प्रकार से, तो ये तकलीफ वाली बात इस प्रकार की हो जाए। मेरे पास एक मरीज था, एक्चुअली इसको पाददाह ये शिकायत थी, और 5 बरस से चल रहा था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी12 के बहुत सारे डेरिवेटिव दिए थे, फायदा नहीं हुआ। जब कारण पूछा गया तो पता चला कि 3 केले हर रोज खरीदता था, रोटी सब साथ में लेते जाता था, और कंपनी से दूध लेता था, और उसका शिकरण बना के हर रोज खा रहा था। दोपहर का भोजन शिकरण और रोटी ऐसा ही था, और ये 10 बरस उसने लगातार। अब पहले 5 बरस कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, फिर ये पाददाह के लक्षण शुरू हुआ, और वो मिट नहीं रहा। तो पादवे कुरते दाहम पित्तासुर सहित नीला, तो वायु उसका मूल कारण है, और पित्त और रक्त के साथ होने वाला वायु इस प्रकार। तो रक्त दृष्टि का हेतु स्पष्ट था इस समय। तो अगर हम वो हेतु बंद करवाते तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट चला जाएगा, और 5 बरस के बाद शायद दाह बंद हो जाएगा, फिर भी दोषो वैषम्य रहेगा। 10 बरस के बाद स्वभाव के सिद्धांत से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें 10 बरस लगेंगे।
शमन करेंगे कुछ हद तक, विरुद्ध न है इस प्रकार के सेवन करते हैं इसलिए तो ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन शोधन करेंगे तो और जल्दी। तो मैंने उसको वुमन विवेचन दृष्टि मोक्षण तीनों करवाया, 3 महीने उसमें लगे और वो होने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस प्रकार के स्पष्ट हेतु है और नाना तत्व, ये जो बात बताई गई है ये अगर है तो उसके बारे में सोचेंगे कि ये विकृत विषम समवाय कैसे बन गया इस प्रकार से। परस्परेण च उपहतानाम दुदारवर्ती, अगर एक दूसरों से वो उपहत इस प्रकार के हो गए हैं तो ये भी बात हो सकती है। हम सोचेंगे कि अरे इसमें ये है वो है तो इसका जरूर दुष्परिणाम होगा, लेकिन दूसरे द्रव्य डाले गए हैं तो उसके जरिए उससे दुष्परिणामों को कम किया जाए। स्नेहाढ्या बलिविद योज्या विशेषात चिंतिता तया, ये जो सूत्र आया है कि ये रूक्ष है, बलग्य है इस प्रकार से चिंती जाति जो है वो, और इसलिए स्नेहाढ्य करके खाना चाहिए। तो तेल की मात्रा या स्नेह की मात्रा उसमें ज्यादा होनी चाहिए। तो ये करने से उसका जो रूक्ष गुण है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर उसके तकलीफ इस प्रकार से नहीं हो। तो ये भी बात हो सकती है कि परस्पर उपहताना, एक दूसरे को अगर कम करेंगे, उपहत करेंगे तो भी ये बात हो सकती है कि उसके दुष्परिणाम जितने हम सोच रहे थे उतने नहीं हो रहे हैं। तो जब औषध बनाने हैं या फिर आहार कुछ बनाना है तो उसमें इसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार का प्रचलन कुछ हद तक कॉम्बिनेशंस में है। ऐसा है कि लाल भोपड़ा ये जो है ये मधुर गुरु शीतवीर्य वगैरह इस प्रकार का, तो उसके साथ में मेथी डाल के सब्जी बनाने का रखा था। या फिर उसके साथ गवार जोड़ देते हैं, गवार वात करने वाली, निर्माण करने वाली। तो ये गवार और लाल भोपड़ा इसकी सब्जी बनती है इस प्रकार से। तो कुछ कॉम्बिनेशंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जिससे दुष्परिणाम उसके कम हो जाए और सुपरिणामों का फल हमें मिले इस प्रकार से। तो ये थोड़ा ट्रेडिशन में झुक कर देखना चाहिए कि परंपरा किस प्रकार के सब्जियों की हो या दाल वगैरह बनाने की हो या चावल के विभिन्न प्रकार जो बनते हैं उस प्रकार की हो। तो शायद ये बात होती है। मसालों का बहुत सारे प्रयोग होता है और एक स्वाद या रुचि देना ये मसालों का एक काम है, लेकिन उसके बावजूद भी उस द्रव्य का पचन कराना ये भी मसाले का काम है। मिर्ची लहसुन आदरक पेस्ट ये जो बताई जाती है और बहुत सारे घरों में इसका प्रचलन होता रहता है, ये सभी कटु कटु उष्ण इस प्रकार के है, रसों मधुर विपाक वाला है, अदरक भी मधुर विपाक वाला इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी उष्णवीर्य है, पाचन है, ये सभी गुणधर्म उसमें रहेंगे और इसलिए जिस पदार्थ में ये डाले जाएंगे उसका पचन अच्छा होने के लिए ये ठीक रहेगा। मध्यम मांसम तथा अम्लंच हितम लशुन सेवनम, ये भी बात बताई कि लहसुन सेवन करना है तो मध्यम मांस उसके साथ में लेना जरूरी है। लहसुन में अम्ल रस ऊन है, बाकी सभी रस है और इसलिए उसको अम्ल रस के जोड़ चाहिए वगैरह। तो ये काफी इस प्रकार की बातें हैं कि जहां संयोग या संस्कार इस प्रकार से रचे गए हैं कि वो काउंटर बैलेंस हो जाए और परस्पर उपहत इस प्रकार से हो जाए तो उसके जो दुष्परिणाम है वो कम से कम इस प्रकार के होंगे या नष्ट होंगे।
अन्येष विकल्पना ही विकल्पितानां, और कोई दूसरे भेदक विकल्प हो, जैसे स्वर से कल का फांट वात वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, या घृत है अवलेह है, इस प्रकार, तो उसके जरिए गुणधर्म में बदलाव आ जाएगा और हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से करेगा। अब अहम मुद्दा यह है कि ग्रंथों में प्रकृति समसमवाय और विकृति विषम समवाय किस तरीके से बताए गए हैं। तो संसर्ग ज्वर के बारे में यथा संलिंग संसर्ग जड़ संसर्ग जहाँ अपने लिंग संसर्ग से संसर्ग ज्वर को समझ, तो ये प्रकृति समसमवाय इस प्रकार का ज्वर संसर्ग है। अपिच से शिरोति मूर्छा मुनिदान वगैरह जो वात पित्त ज्वराकृति ये जो बताया गया है, तो ये जो इस प्रकार का वात पित्त का संसर्ग अन्य बनेगा वो विकृति विषम समवाय, तो उसमें केवल वात पित्त ज्वर की चिकित्सा इकट्ठा करके देने से कम बात नहीं बनेगी, उसको अलग तरीके से देखना है। नहीं तो ज्वर के वाताचे पित्तचे कफाचे सांधिपातिका आगंतुक इतने ही भेद होते, दोनों के भेद आते ही नहीं अगर केवल ये प्रकृति समसमवाय होता। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति समसमवाय भी है और विकृति विषम समवाय भी है। तो अगर विकृति विषम समवाय इस प्रकार का है तो उसके लिए अलग योग आएंगे इस प्रकार से। तो वनस्पतियों के बारे में भी इस प्रकार से विकृति विषम समवाय होता रहता है और हर एक का रोल क्या है ये समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो जहां एक एक संयोग में या एक औषधि द्रव्य में 30, 40, 50 इतने द्रव्य होते हैं, तो इन सभी का रोल क्या है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और उसकी शुरुआत एकल द्रव्य से करनी है। एकल द्रव्य आज पहले देख लेना है कि उसके गुणधर्म क्या है, फिर उसका दूसरे किसी द्रव्य के साथ संयोग कहीं पे बताया गया है क्या तो वो देखना है और उसका कहाँ प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से वो विकृति समसमवाय से है या विकृति विषम समवाय से है। 3 द्रव्य, 4 द्रव्य, 5 द्रव्य, 6 द्रव्य, इस प्रकार से पढ़ाते जाना। तो ये पणसरकर के अध्ययन का तरीका था। मुझे उन्होंने शतावरी और दार्घी ये दो वनस्पतियां सिखाई उस समय में, और उसके सभी जो रेफरेंसेस है वो निकाल के दिखाए। देखो यहाँ शतावरी वृक्ष है, यहाँ और कुछ है वगैरह, यहाँ अर्श में केवल शतावरी अकेली इस प्रकार की है। अभी तो ये आसान है क्योंकि ये काम तो हो चुका है। शतावरी कहाँ कहाँ पे है, किस नाम से है, कुछ मिलता है। लेकिन उसके आगे उसकी जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होती रहेगी वो किस तरीके से आई है ये देखना बड़ी दिलचस्प बात इस प्रकार की होती है। तो इनके आधार पर अगर हम भली भांति इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक द्रव्य से आरंभ करके बहुत जो संयोग है और उसमें फिर अन्येष विकल्पना ये विकल्पिता नाम ये भी रहेगा, काला किसका बनाया है, कल किसका बनाया है वगैरह वगैरह इस प्रकार। और फिर उसको भली भांति समझ लेना है, खास करके सिद्ध तैल इस प्रकार का जो होता है जहाँ कल्क द्रव्य भी है और पाथ्य द्रव्य भी है। तो कल्क द्रव्यों का रोल क्या है, पाथ्य द्रव्यों का रोल क्या है, अगर अन्य द्रव पदार्थ है, दूध है, शक्कर है इस प्रकार से, तो उनका रोल क्या है, ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए समुदाय प्रभाव तत्व के बारे में सोचें। ऐसा
तो ये बड़ा कठिन काम है और इसको भली भांति समझ पाना मुनियों की ही बस की बात है। मुनिरेव जानाति गर्भ संयोग सुश्रुत में कहा गया है कि वो ही जानते हैं गर्भ संयोग का फल क्या है। तो मूल द्रव्य का गुणकर्म समझ लेना ये एक बात, और केवल मूल द्रव्य से बात नहीं बनी। उनके जो भी योग बनेंगे उन सभी के बारे में भी सोचना है कि उनके समुदाय प्रभाव तत्व किस प्रकार का होगा। और ये रस के बारे में खास करके आहार के बारे में सोचना है और रोगों के बारे में, दोषों के स्तर पर इसके बारे में चिंता करनी है कि समझ लेना है कैसे दोष किस प्रकार से और किन गुणों से इकट्ठा आते हैं, अंशांश विकल्पना उनकी क्या होती है, और फिर उससे जो रिजल्टेंट बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बातें हैं, फिर भी जो है वो है इस प्रकार से। अब आधुनिक वैद्य जब आहार को ही देखता नहीं है तो उनके लिए बस की बात है ही नहीं। और फिर जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की जाती है वो शायद प्रकृति समसमवाय ऐसे कार्य होगा ऐसा समझ कर की जाती है, लेकिन वैसा ही होता है ऐसा भी नहीं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये भी एक है कि दो ड्रग्स अलग अलग इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, इकट्ठा करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा ये बता नहीं सकते इस प्रकार से। तो और ये एलोपैथी के दो ड्रग की बात कर रहा हूँ, एलोपैथी और आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी, होम्योपैथी सभी का अगर इस प्रकार का जीवन चल रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। सेम मेडिसिन कंटेंट बट डिफरेंट औषधि कल्पना, different actions may be classical example of this. Yeah. तो औषधि कल्पना भिन्न हो जाने से उसके गुणधर्मों में बदलाव आता है। चरक सुश्रुत वाक्पट को लेंगे, बृहत्तरी को लेंगे तो उसमें ऐसा है कि रोग और उसके प्रकार, उसके अवस्थाएं, उसके साथ जुड़े हुए लक्षण वगैरह वगैरह इस प्रकार के लिए औषधियां बताते जाते हैं। उसमें पंचकर्म भी होता है, इसमें योग भी होते हैं, सिंगल द्रव्य भी होते हैं, एक द्रव्य भी होते हैं, और वो उसी तरीके से चलता आता है। लेकिन आगे के लघुत्रय के ग्रंथ देखेंगे तो उसमें पहले क्वाद बताएंगे, फिर युद्ध बताएंगे, फिर अवलय बताएंगे, फिर रसशास्त्र के योग बताएंगे, औषध वाइज कैटेगराइज करके उन्होंने रवि और रत्नाकर वगैरह में किया। तो उसमें कल्पना को ज्यादा महत्व है। शारंगधर संहिता में औषधि निर्माण के दृष्टि से बताया गया कि काढ़े है तो सभी काढ़े सभी रोगों के लिए इकट्ठा आ जाए, घृत है तो सभी रोगों के लिए तो जो होंगे वो इकट्ठा आएंगे। योग रत्नाकर में या भाव प्रकाश में रोग के अधिकार के अनुसार इनका बाइफर्केशन किया है कि अथरसाहा वगैरह इस प्रकार से कहके सूचकर रस है, सोलह सूचकर अम्ल पित्त अधिकार है, तो वो काफी पार्ट में आएगा। पहले निम्बादी काढ़ा वगैरह सब आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करना है। और अगर ये कल्पना मुझे प्रयोग में लानी है, मुझे मतलब प्रयोग कल्पना करनी है, मुझे पूर्ण कल्पना करनी है, वाक्य कल्पना करनी है, ये मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा और फिर उसमें जो देना है वो उसके बारे में सोचेंगे। बासुद आनंद सर ने एक अनुभव बताया था, किसी एक उनके छात्र ने श्रावी अर्श के लिए कुछ गरिष्ठ देखे, फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनकी तकलीफ बढ़ गई। तो उसने पूछा कि क्या हुआ। नानद सर ने कहा ऐसा है कि कुटेजो तो ठीक है, कुटेजो सारे इस प्रकार से, या
वैशिष्ट्यमार्दकत्व वत्सकत्व, वैशिष्ट्यमार्दरेषु वत्सकत्व। तो श्राव्य अर्श में वत्सकत्व ये अच्छी दवा है, लेकिन आसवरिष्ठ का प्रयोग वहां कैसे किया? आसवरिष्ठ स्वयं उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार की, तो कुठे घनवटी कुठे आंवले इस प्रकार से लेते तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कल्पना में भूल हुई तो इसलिए उसको भुगतना पड़ा इस प्रकार से। तो हमें ये पहले सोच लेना चाहिए कि मुझे किस कल्पना में जाना है, तो देना है, चूर्ण देना है, देनी है, स्वाद देना है, स्वरस देना है, जो भी है, और फिर उसके आधार पर उसके आगे किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है उसके बारे में सोचेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग बात है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वहां फॉर्मूला एक होकर भी अगर परमाणुओं का निवेश अलग है तो वो द्रव्य बदल जाता। तो ये बड़ी अजीब बात है कि केवल सन्निवेश विशेष, उसमें जो शामिल होने वाले परमाणु है उनका सन्निवेश किस प्रकार से हुआ है, विशेष उस विशेषता के आधार पर उसके गुणधर्म बदलते हैं। हमारे यहाँ विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य की बात कही गई है। इसे सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनां पुनश्च विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन गीयते। स्वादुर स्वादुर प्रकार स्वादुर गुरुश्च गोधूमो वातको वातक वातक वातक। तो विचित्र प्रत्यारब्ध विचित्राश्च प्रत्ययाते प्रत्ययाश्च, तो प्रत्यय का अर्थ कारण है। विचित्र कारणों के जरिए जो द्रव्य निर्माण होता है उसके गुणधर्म अलग है इस प्रकार। तो इसको किस प्रकार से समझेंगे? तिल वगैरह उदाहरण उसमें बताए गए हैं कि ये प्रत्यारब्ध द्रव्य है, और फिर रसों के आधार पर इसके बारे में गुणधर्म नहीं बता सकते। शीतम वीर्यणि द्रव्यम मधुरम रसपाकेयो, शीत वीर्य है, मधुर रस विभाग इस प्रकार के हैं, तो रस के आधार पर उसके गुणधर्म बता सकते। अम्ल द्रव्य है और उष्ण वीर्य है, अम्ल विभाग है, तो उसके बता सकते हैं। कटु रस है, कटु विभाग है, वीर्य है, उसके बता सकते। लेकिन दो चार रस इकट्ठा है, उसमें कोई प्रबंध है, तो रसारंभक महाभूत और द्रव्यारंभक महाभूत अलग हो जाएंगे, ऐसा वहां पे बताया गया। ये प्राचीन टीकाएं है, ये अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई संबंध नहीं है। तो द्रव्य को समझ पाना ये एक अहम मुद्दा है, चाहे मूल रूप में इस प्रकार का द्रव्य हो या फिर अभी ये जो बनते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और उसमें काफी चीजें होती है, और फिर उनको भली भांति समझ लेना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सामने आने लगी, उसकी शुरुआत पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो वो जो द्रव्य उसमें से निकले पेट्रोल और डीजल निकालते समय उनके आधार पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुई, और एलोपैथी की सभी दवाइयाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर निर्भर इस प्रकार से, और हमारी सभी दवाइयाँ नेचुरल ओर्स, सोना तांबा या रौप्य वगैरह लोह, इसके ऊपर निर्भर है। तो ये मूल रूप से नैसर्गिक रूप में उपलब्ध है इस प्रकार, और ये सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। एलोपैथी की दवाइयाँ जो है वो सिंथेसाइज की जा रही है, तो ये बड़ा अंतर उसमें है। और वही सिलसिला केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में हो रहा है।
इसका निर्माण कृत्रिम रीति से किया जा रहा है। तो नैसर्गिक सेंद्रीय खेती में जिनका प्रयोग होता था वो तो नैसर्गिक था, जो हमारा मलमूत्र वगैरह जो है पशुओं का, वो में एक रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग में ला रहा है या एक नैसर्गिक खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। अभी काफी चीजें बदल इस प्रकार की गई है। और आयुर्वेद की दृष्टि से या प्राचीन भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से पंचीकरण वगैरह जो है वो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक अलग बात है इस प्रकार की। मैंने कोशिश की थी थोड़ी सी पंचीकरण के बारे में जानने, लेकिन हुआ नहीं, समय उसके लिए देना चाहिए। और कोलटकर सर के बंधु के पढ़ाने के लिए तैयार भी थे। वेदांत में जो पंचीकरण की प्रक्रियाएं हैं उसके आधार पर शायद कुछ हमें द्रव्य गुणधर्म के बारे में पता चले, और जिसको मूल द्रव्य कहते हैं वो भी कैसे बनते हैं। अब हुआ है ऐसे कि मॉडर्न केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के आगे जाकर परमाणु यहाँ तक पहुंच गए इस प्रकार से, लेकिन इनके जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते रहते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, निसर्ग में किस प्रकार से बनते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया, ये छोड़ दिया और सिंथेटिक द्रव्य के ऊपर उतर आए, जिसका प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन हो सकता है, लेबोरेटरी में बना सकते हैं, इस प्रकार आसान तरीका इस प्रकार का हो जाएगा, और फिर उसका मार्केटिंग वगैरह ये सभी बातें होती है। लेकिन रेचेल कार्सन ये पर्यावरणवादी भी दूषित है। जब डीडीटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू हुआ और मच्छरों के लिए शुरुआत, तो उसने सिद्ध करके दिखाया कि इससे पर्यावरण की कोई हानि नहीं है, और छोटी मछली से लेकर बड़े मछली तक ये डीडीटी कैसे फैल रहा है, वो खाने से हमें किस प्रकार की तकलीफ। तो इस प्रकार के सिंथेटिक द्रव्य का प्रयोग जब शुरू हुआ तो उसने साइलेंट स्प्रिंग एक किताब लिखी जिसने काफी हलचल मचाई। मुंह को वसंत इस प्रकार से मानो ये सृष्टि जो है स्तंभित इस प्रकार की हो गई है, जो अभी इस प्रकार से ये चल रहा है सभी। तो शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स बनाने वाली। बाद में जब दुष्परिणाम सामने आने लगे तो इसके लिए कमीशन बैठाया अमेरिका, फिर उन्होंने परीक्षा करके और काफी अभ्यास करके बताया कि ये बता रही है वो सही है, जो बता रही है वो सही। फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स का उत्पादन कम नहीं हुआ, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए, कितना डालना है, कैसे डालना है। भारत में वो भी प्रचलन नहीं है। जहाँ 100 मिलीग्राम मात्रा बताई हुई है वहाँ 2-3 किलो फेंक देते हैं, और जितना अच्छा जाएगा उतना कीटनाशक अच्छा काम करेगा। ऐसे भारतीय किसानों की। अब ये रेसिड्यू फ्री होने के लिए 3-4 अगर किसी की इस प्रकार की रासायनिक खेती है और फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ अगर मुड़ना चाहते हैं तो रेसिड्यू फ्री होने के लिए 3-4 बरस लगते हैं।
तो हमारे हिसाब में भी ये परमाणु तक उतर आना जरूरी होगा, लेकिन वैशेषिकों का जो कहना है कि विशेष पदार्थ उन्होंने माना, और उसकी खासियत ये थी कि एक ही पृथ्वी भाभूत के दो परमाणु है, तो उसमें अंतर क्या है? तो उन्होंने बताया कि उसमें एक विशेष रहता है, पदार्थ रहता है, जिसके जरिए ये तांबा अलग हो जाता है, लोहा अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या अलग है, वही बात बता रही है इस प्रकार से। ये एलिमेंट्स है इस प्रकार से, आयरन हो, सोना हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार। अब इनके कॉम्बिनेशन से कुछ मिश्र धातु वगैरह इस प्रकार के भी बनते हैं, उनके गुणकर्म शायद प्रकृति गुण जो वाले हो या कुछ परिवर्तन आ गया इस प्रकार से। सोच समझ प्रयोग होना है। अब जो एल्यूमिनियम आ गया बाद में, और एल्यूमिनियम के बर्तन बने, और शुरू में उसकी क्रेज थी, ये यार अच्छा दिखता है, तो काफी प्रचलन हुआ। बाद में पता चला कि ये अल्जाइमर वगैरह का निर्माण करता है। लेकिन अभी भी लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी मरे जाता है एक्ट्रोफी वगैरह इस प्रकार या वातविकार को, और इसका मूल कारण एल्यूमिनियम है। तो हमको पता है कि बर्तन प्रयोग में नमक लाओ तो बंद कर दो इसका प्रयोग। लेकिन बात ऐसी है कि लो साउंड मालूम नहीं मुझे, अभी ठीक है क्या? मूल द्रव्यों तक हमें उतर जाना चाहिए। और अभी के हिसाब में मैं जब पढ़ रहा था तो 92 इस प्रकार के मूल द्रव्य वो बढ़ते रहते 127 तक बढ़ते। उसमें ये गॉड पार्टिकल भी अभी रिसेंटली आ गया, और वो कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन होता है, नया है। अब इनके परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के कुछ ना कुछ पदार्थ बनते रहेंगे, जिनके बारे में कैसे सोचेंगे ये मुद्दा इस प्रकार का। कार्बन और हाइड्रोजन से ही इकट्ठा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। तो इसके बारे में कैसे सोचें? तो मैं मानता हूं कि नैसर्गिक जो अवेलेबल है उसके बारे में हम पहले सोचेंगे, और फिर ये जो अनैसर्गिक है, कृत्रिम से बनाए गए हैं, उनके बारे में इस प्रकार से सोचेंगे, क्योंकि उनके भी गुणकर्म है, कभी हानि लाभ होने वाले इस प्रकार के हैं। तो भली भांति अगर उनको समझने की कोशिश करेंगे तो कहाँ पे उनका सही प्रयोग है और कहाँ पे नहीं है, तो ये काफी बड़ा विषय है, खास करके द्रव्य गुण के छात्रों के लिए इसके बारे में काफी बहस होनी जरूरी है, और मूल रूप से इसको समझने की कोशिश करनी। विमो गुप्ते ने जब किताब लिखी तो उसने पहले कोपोधातु पब्लिश किया था, और मेरे पास उपधातु मैंने भेजा, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि उनके विचार जो व्यक्त हुए वो काफी अच्छे थे। उपधातु उनकी प्रैक्टिस आयुर्वेद की नहीं थी, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ कितना किताबों में संकलन अच्छा है। और वैसे द्रव्य गुण के बारे में काफी किताब इसी प्रकार से है जिसमें संकलन है, लेकिन अनुभवों की जो, तो अनुभव सिद्ध होना बहुत जरूरी है।
गोड़ेकर शास्त्री के भी किताब है, उनकी भी प्रैक्टिस नहीं थी, अच्छे विद्वान थे, बॉटनी का अच्छा ज्ञान था, लेकिन प्रैक्टिस से संबंध कभी आया नहीं। सिर्फ पढ़ाते रहे, लिखते रहे। तो इसमें प्रैक्टिकल की जोड़ होना बहुत जरूरी है, और जब ये बात होगी तभी इसके बारे में हम भली भांति समझ पाएंगे। तो ये तत्व ज्ञान का विषय है, और किस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो इन सभी के उदाहरण ग्रंथों में से ढूंढने हैं। नानात्मक तत्व कहाँ पे है, अन्य कहाँ पे है, परस्पर उपभोग तत्व कहाँ पे है, इस प्रकार से। अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभुत्वस्य अल्पकर्मकां कुर्यात् संयोग विशेष काल संसारी, ये जो चर चिकित्सा तंत्र तीसरे अध्याय उसका भी विस्तार इसी प्रकार से होगा कि अल्पस्यापि महार्थत्वं, थोड़ा भी द्रव्य है उसका महार्थत्व, और प्रभुत्वस्य अल्पकर्म, प्रभुत है इसकी अल्पकर्म, ये संयोग विश्लेष वगैरह के जरिए कर सकते हैं, ऐसा चर्चा चलेगा कहीं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निदान और चिकित्सा होनी चाहिए। तो दोषों के बारे में जितना गहराई में जाकर विचार होगा, दोष दूष्य के बारे में जितना विचार गहराई में जाकर होगा, उतना हम रोग को समझ पाएंगे। आहार के बारे में जितना गहराई में जाकर विचार होगा, कॉम्बिनेशंस या संस्कार वगैरह के बारे में, वो एक अलग चीज रहेगी कि वस्तु के हिसाब से या रोग के हेतु के हिसाब से उसके बारे में सोचना है। और औषधियों में ये इस प्रकार के संयोग संस्कार समुदाय बन हो जाएंगे, उनके गुणकर्म क्या होगा, क्या प्रकृति समझ से होंगे, या ये जो चार भाव बता रहे हैं उनके जरिए, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो तत्व ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत गंभीर इस प्रकार का विषय है, और भली भांति समझ पाना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। लेकिन फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर ज्यादा जिक्र होता रहता है, उनका तालमेल कहीं प्राचीन भारतीय शास्त्रों से नहीं किया है। ये एक अलग समस्या इस प्रकार की है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ये विज्ञान है, CCRS का यूनिट है, वहाँ ज्यादातर संशोधन जो होता है वो फार्माकोलॉजी के हिसाब से संशोधन होता है। लेकिन हमारे तरीके से ये रसायनिक विभाग को कैसे जाने, इसके रिजल्टेंट को कैसे जाने, इसके बारे में कोई बहस नहीं। तो हमें चाहिए कि इन सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसके बारे में हम जान सकें, तो इस प्रकार का होगा। और मुझे मालूम नहीं, कोई सोचता ही नहीं है ऐसा ही, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता इस प्रकार का। तथा युक्त ही समुदाय समुदाय प्रभाव तत्व एक एवं उपलब्ध तत्व द्रव्य विकार प्रभाव तत्व व्यवस्थित, इस प्रकार के समुदाय में समुदाय प्रभाव तत्व एवं उपलब्ध। अब ये इसको कैसे हासिल करना, समुदाय प्रभाव तत्व कैसे समझना है, उसके आधार पर द्रव्य विकार प्रभाव तत्व, द्रव्य और विकार के प्रभाव तत्व को जानना। तो शायद अगला पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। सोमवार को कल तो लेक्चर होगा, शुक्रवार को तो छुट्टी रहेगी, शनिवार को फिर से लेक्चर समुच्चय का होगा, कल और शनिवार को। सोमवार को गौरी भोजन है, गौरी आने वाले हैं रविवार को,
और गौरी भोजन गौरी पूजा जो है वो सोमवार को है, मंगलवार को गौरी विसर्जन। इसमें काफी महिलाएं हैं, तो अगर आप बता सकती है कि सोमवार को लेक्चर रखे नहीं रखे। मैं तो रखता आया हूँ आज तक, लेकिन वो हिस्सा नहीं ले पाते हैं। घर पे गौरी होती है, हमारे घर में तो नहीं है, तो हम मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके घर पे गौरी होती है उनको काफी मुश्किल हो जाता है। तो सोमवार को रखना है या नहीं रखना है मुझे पता था। मेरा क्लिनिक तो बंद है, दोनों क्लिनिक बंद है। नो से ओके, तो ठीक है, सोमवार को बंद रखते हैं। और गुरुवार शनिवार और फिर मंगलवार को ये होगा। तो इस सूत्र के बारे में बहस करेंगे कि समुदाय प्रभाव तत्व को कैसे समझे, ये एक बड़ी समस्या है। तो ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छं पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो वैद्यवर्गो हि। एक दो है गोवा पढ़ते की किताब है संस्कृत में, वो अच्छे प्रैक्टिशनर थे, तो वो भी अच्छी है। और घरगुती औषधि आपने किताब, वो भी प्रैक्टिकल, लेकिन मूल रूप से हाँ संस्कृत ग्रंथों के आधार पर तो गोवा पढ़ते की किताब है। इस प्रकार के द्रव्य गुण की किताबें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अभी ये विनोद के सर की किताब पर चलन में है, नए सर की किताब पर चलन में है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्याख्यान वहाँ पर